नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में तख्ता पलट का 1 साल और बंधकों के वीडियो सामने आने के बाद गाजा में हमास और इजराइल के बीच आरोप और प्रत्यारोप पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में इस वक्त की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस 5 दिवसीय भारत दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात। यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को देना है नया आयाम। परमाणु तनातनी के बीच इसी हफ्ते मॉस्को का दौरा कर सकते हैं ट्रंप के दूत। पुतिन की अपने लोगों को गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की नसीहत। रूस यूक्रेन के बीच 1200 कैदियों की अदला बदली पर सहमति। इजराइल ने कहा बंधकों की दुर्दशा होनी चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा एजेंडा। आम नागरिकों के अपहरण पर लगे विराम। मामले पर यूएनएससी की बैठक कल। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली हमले का किया बचाव। यमन में समुद्री तट के पास प्रवासियों से भरी नौका पलटी। कम से कम 76 लोगों की मौत। 157 लोग थे सवार। बचाए गए 32 यात्री। खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण हादसा। उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करने पर दक्षिण कोरिया का बड़ा कदम। सीमा पर लाउड स्पीकर के जरिए दुष्प्रचार के प्रसारण पर लगाई रोक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ वार्ता को फिर से शुरू करने के दिए संकेत। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के गठन को 1 साल हो गया है। लेकिन इन 1 सालों में बांग्लादेश पूरी तरह से भीड़ तंत्र में बदल चुका है। अपराध और हिंसा बढ़े हैं। 2 वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ इस खबर पर चर्चा भी करेंगे। कानून का राज, न्याय की स्थापना, लोकतंत्र की बहाली, इन्हीं नारों की तरंगों में सराबोर होकर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता की कमान संभाली थी। लेकिन पिछले साल ढाका की सड़कों पर जो भीड़ लोकतंत्र बचाने निकली थी, वो भीड़ तंत्र में तब्दील होकर रह गई। कनाडा की एक प्रमुख एजेंसी ग्लोबल सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के आंकड़े तो यही बताते हैं कि यूनुस प्रशासन बांग्लादेश को सुशासन की पटरी पर लाने पर न सिर्फ पूरी तरह विफल, बल्कि जाने अनजाने में एक बड़े तबके को हिंसक भीड़ में बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कम से कम 637 लोग मारे गए, जिनमें 41 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना की सरकार के दौरान 2023 में मॉब लिंचिंग की 51 घटनाएं हुई थीं, लेकिन 2024-25 में इस आंकड़े में 12 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। 4 अगस्त 2024 को जशोर के एक होटल में 24 लोगों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं इसी 25 अगस्त को रूपगंज में 182 लोगों को जलाकर मार डाला गया। मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप के कारण मॉब लिंचिंग में मरने वालों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में बिगड़ती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। ये भी कहा गया है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद न्याय से भरोसा टूटने के कारण लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेने का काम किया है। पुलिस बल के कमजोर और अदालतों के ठप पड़ जाने के कारण अक्सर स्थानीय नेता भीड़ के निशाने पर आए। कई बार भीड़ ने सिर्फ शक, अफवाह या राजनीतिक दुर्भावना के कारण सामने वाले की जान ले ली। हिंसा के ज्यादातर मामलों के राजनीतिक या सांप्रदायिक कारण थे और कई मामलों में चोरी या उत्पीड़न के आरोप लगे। अगस्त 2024 के बाद 70% से अधिक लिंचिंग पीड़ित पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग या इसके छात्र और मजदूर संगठनों से जुड़े थे। इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू और अहमदिया समुदाय के लोग भीड़ तंत्र के निशाने पर रहे। इन पर बिना सबूत के ईश निंदा या साजिश के आरोप लगाए गए। वहीं एक अन्य संस्था राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने यूनुस प्रशासन पर मीडिया का गला घोंटने का आरोप लगाया है। पिछली हसीना सरकार की तुलना में पत्रकारों पर हमले के आंकड़ों में 230% की वृद्धि दर्ज की गई है।
अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक 878 पत्रकारों पर हमले हुए, जबकि 2023-24 में ये आंकड़ा 383 था। आरोप है कि यूनुस प्रशासन ने पिछले एक साल में कानून व्यवस्था की बहाली पर कम, अपनी स्थिति को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने शेख हसीना के परिवार से जुड़ी पहचान को मिटाने में अधिक दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि लोगों का संस्थाओं में भरोसा जाता रहा और खुद कानून लागू करने वाली भूमिका निभाने लगे। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, SIS JNU से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त वो तारीख है जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर आई थी। तो कुल मिलाकर जो नई सरकार आई और तख्ता पलट वहां पर हुआ, करीब करीब 1 साल पूरा होने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप बांग्लादेश के हालात पर? क्योंकि वैश्विक संस्थाओं की जो रिपोर्ट आ रही है मॉब लिंचिंग को लेकर के, कुछ आंकड़े अभी हमने सामने रखे, क्या कुछ है वहां के हालात? देखिए, अगर हम पिछले एक साल का विश्लेषण करते हैं और इस सरकार का जो मैंडेट था कि हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली करेंगे और जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज शेख हसीना ने डेवलप कर दी थी उन सब में हम सुधार करेंगे, वहां पर उस उन मुद्दों से हटके ये सरकार अब ना चुनाव की तरफ आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ एक तरीके का जो एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट इन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया जिसमें चाहे मीडिया है या बाकी सिविल सोसाइटी की आवाज को कर्टेल कर दिया गया। माइनॉरिटीज पे जिस तरीके के जो हमले हो रहे हैं वो भी चिंताजनक है और दुनिया इस बात को जानती है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है जिसने लोकतंत्र को की बहाली की बात करी थी और जनता के मैंडेट की बात करी थी, ये अपने आप में एक मैंडेट क्राइसिस से जूझ रही है। इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार होने के बावजूद ये अब संविधान में परिवर्तन कर रही है, सिंबल्स में परिवर्तन कर रही है, टेक्स्ट बुक में परिवर्तन कर रही है, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं बिना मैंडेट के उनमें परिवर्तन कर रही है। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ये सरकार जो जनता की आवाज बनने के लिए जनता की आवाज को ध्यान में रख के और चुनाव कराने की बात के लिए बनाई गई थी, वो सरकार अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े किए हुए और ये ना केवल बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चिंता का विषय है और इससे जो दक्षिणी एशिया में एक शांति और स्थायित्व के लिए भी एक बड़ी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो जिहादी ताकतें हैं, ये कहिए कि जमात और जो जो उन लोगों का वहां पे बोलबाला बढ़ रहा है और एक नेक्सस तैयार किया जा रहा है। जो बांग्लादेश विरोधी ताकतें थी जिनको कोलैबोरेटर कहेंगे, अल बदर, अल श्याम, रजाकार, जमाते इस्लाम, इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब इनका एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस पाकिस्तान के साथ बन गया है और वो एक चिंता का विषय है कि ये जो बांग्लादेश की 1971 की जो अपनी जो एक स्मृति है, जो एक स्पिरिट है, उसको खंडित करने में लगे हुए हैं और जो जितने भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस और जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, चाहे वो भाषा से संबंधित हो या लोगों के सेक्रीफाइस से संबंधित हो, उनको सबको खासकर संजय जी, अगर हम देखें तो जिस तरह से वहां पर आवामी लीग के लोगों को निशाना बनाया गया, ये जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था ये इसलिए किया गया था कि अंतरिम सरकार वहां पर चुनाव कराए, लेकिन अभी तक कोई चुनाव की ऐसी पुख्ता तारीख की घोषणा नहीं हुई है। उसके अलावा एक पूरा का पूरा आवामी लीग जो है, काफी अच्छा उसका बेस है बांग्लादेश के अंदर, काफी उसके चाहने वाले हैं, लेकिन पूरी आवामी लीग को कहीं ना कहीं इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। देखिए, बात मान के चलिए कि जो पैन इस्लामिक पैन बांग्लादेश जिसका प्रेजेंस है कोई राजनीतिक दल का और राजनीतिक लीडरशिप के माध्यम से कोई राजनीतिक दल बना है तो वो अवामी लीग है और उसी पार्टी को इन्होंने चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया, उस पर बैन लगा दिया गया और अब वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतांत्रिक रूप से वहां पे चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली मोहम्मद यूनुस और जो इनके जो एडवाइजर हैं वो एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल जिसको एनसीपी कहते हैं, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो स्टूडेंट्स छात्रों के माध्यम से बनाई गई थी और उसको जमात का और रेडिकल फोर्सेस का जो बैकिंग है, उस पार्टी का अपना एक बेस बनाने का
प्रयास कर रहे हैं, और उसके माध्यम से एक मैनेज और स्टेज इलेक्शन के माध्यम से वो उस राजनीतिक दल को सत्ता में लाने का एक पूरी एक षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी जो राजनीतिक दल है बीएनपी है, वो बीएनपी का हालांकि बहुत बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वो बीएनपी अगर चुनाव होते हैं तो बीएनपी आज क्योंकि जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलर पार्टी है वो सत्ता में आ जाएगी, तो उसको भी किसी न किसी तरीके से उसको इस रेस से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कल जो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुए स्टूडेंट्स के, उससे साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि बहुत बड़ा एक मैंडेट इंटरिम सरकार के पास नहीं है, एनसीपी जो नई पार्टी है उसके पास भी नहीं है, और बीएनपी के भी जो छात्र हैं लगभग 1000 के लगभग ही छात्र वहां एकत्रित हुए। यानी कि इस सरकार पर से कोई भी बांग्लादेश में आज के दिन खुश नहीं है, और साथ ही साथ सरकार की कोई लेजिटिमेसी नहीं है वहां पर, और ये सरकार कब तक वहां पर चुनाव कराएगी इसकी भी कोई पुख्ता तारीख अभी तक नहीं आई है। 1 साल हो गया है, लेकिन बांग्लादेश आगे की दिशा में जाने के बजाय पीछे की दिशा में चला गया है। संजय जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। जब भूख सताए एमडीएच याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, एमडीएच सोयाबीन का चोखा, सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। एमडीएच सोयाबीन असली प्रोटीन। एमडीएच गुड गर्ल। आगे सैलरी नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। वहीं गाजा में भोजन की कमी से भूखमरी और अकाल के लिए इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आक्रोश भी झेलना पड़ रहा है। इस सबके बीच हमास ने एक इजरायली बंधक का वीडियो जारी किया है। बंधक की स्थिति को देखकर इजराइल में लोगों के दिल दहल गए हैं। वहीं इजराइल और हमास युद्ध विराम के लिए अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। इस सबके बीच शांति की आशा अभी कहीं नहीं दिखाई दे रही। ये रिपोर्ट देखिए। हमास पर सिर्फ इजराइल या अमेरिका ही नहीं बल्कि अब अरब देश भी हथियार डालने और बंधकों की रिहाई का दबाव डाल रहे हैं। इसके उलट हमास ने इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत एक बंधक एव्यातार डेविड का वीडियो जारी किया है। इसमें डेविड काफी कमजोर और एक गड्ढा खोदता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में डेविड बताते हैं कि वो अपनी कब्र के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद तेल अवीव में बंधकों के समर्थन में रैली आयोजित की गई। डेविड के परिवार ने हमास पर क्रूर प्रचार और बंधकों को भूखा रखने का आरोप लगाया। इस बीच इजराइल ने बंधकों की सहायता के लिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ICRC के क्षेत्रीय प्रमुख से बात कर भोजन और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस पर जवाब हमास की तरफ से आया कि बंधकों की एजेंसी तक पहुंच तभी संभव हो सकती है जब गाजा के सभी क्षेत्रों के लिए मानवीय गलियारे खोल दिए जाएं।
हमास हमले के दौरान 7 अक्टूबर 2023 को 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इसमें 49 अभी भी गाजा में बंधक हैं। हाल के दिनों में इन बंधकों ने 3 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें 2 बंधकों रोम ब्रास्लावस्की और एव्यातार डेविड को दिखाया गया है। हमास ने बंधक के वीडियो में भूखमरी के मुद्दे को भी शामिल किया है। इन बंधकों की दयनीय तस्वीर सामने आने के बाद एक बार फिर बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम की मांग तेज हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई और हमास को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराया है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता में पिछले हफ्ते गाजा इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत बेनतीजा रही। हमास और इजराइल के बीच इजरायली सैनिकों की वापसी, गाजा में सहायता वितरण और स्थायी युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इजराइल ने हमास के हथियार डालने और गाजा में उसके शासन के अंत पर जोर दिया है, जबकि हमास इजरायली सेना की पूर्ण निकासी और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की मांग कर रहा है। पिछले दिनों अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने इजराइल और गाजा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने हमास के हथियार डालने की इच्छा जताने की बात कही थी। हालांकि हमास ने उनके इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का बचाव करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में इजरायली हमले नरसंहार नहीं हैं। हमास के आतंकियों ने वहां तबाही मचा दी थी और उसी के नतीजे में गाजा में जंग हो रही है। बहरहाल गाजा में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। लाखों लोग भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में तत्काल सुधार नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, अगर गाजा की हम हालात देखें तो वहाँ पर ये भूखमरी, अकाल, ये सब काफ़ी सुर्खियों में है। दूसरा, हमास की ओर से वीडियो जारी किया गया है एक बंधक का, उस बंधक की हालत भी काफ़ी खराब है। लेकिन इस सब के बीच दोनों पक्ष, चाहे इजराइल की बात करें, हमास की बात करें, अपने अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं। हमास कहता है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, इजराइल कहता है आप पहले हथियार छोड़ो, और साथ ही साथ बंधकों को भी छोड़ो। हमास कहता है ये हमारा लीगल और नेशनल राइट है हथियारों के साथ संघर्ष करना। ऐसे में कब वहां जंग खत्म होगी, कब वहां शांति आएगी? देखिए, मोटे तौर पे अगर हम देखते हैं तो ये 2 कैंप में डिवाइडेड है। एक जस्टिस कैंप की बात करता है कि हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, और ये बात मान के चलिए कि अभी कुछ दिनों से, पिछले वीक से 2-3 देशों ने, खासकर फ्रांस ने, कनाडा ने कहा कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे आगे आने वाली मीटिंग में। ये बात, लेकिन दूसरा जो कैंप कहता है कि पीस कैंप की, वहां पे पीस एस्टेब्लिश होना चाहिए, और पीस के लिए सबसे बड़ी जो शर्त रखता है, खासकर इजराइल रखता है कि हमास के सभी लोगों को डिसआर्म करना चाहिए। और ये बात बहुत स्ट्रांगली यूरोपियन यूनियन और अरबियन वर्ल्ड से भी उभर के आई कि हमास को डिसआर्म करना चाहिए। तो एक क्राइसिस है कि हमास अपने आप को डिसआर्म नहीं करना चाहता, हथियार त्यागना नहीं चाहता, और आतंक के माध्यम से इजराइल को एक तरीके से आप खौफ का माहौल बनाया हुआ था। और यही बहुत बड़ा कारण था कि इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़े। कई संगठन आए, हिजबुल्लाह आया, हुती आया, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी। जो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष उभर के आ रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, और उसमें एक पक्ष था कि जो जितने भी जो सप्लाई चेन है ह्यूमैनिटेरियन, जो असिस्टेंस भेजने का, उसके ऊपर इजराइल पे दबाव बढ़ रहा था कि आप उनको खान पान की वस्तुएं जाने दीजिए, हर एक तरीके के ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोल दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से डेविड का जो एक वीडियो आया है, ये उससे भी बड़ा खौफनाक है कि एक व्यक्ति को इजरायलीज को बंदी बनाया गया और उन्हीं से ही अपने लिए कब्र खोदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पे खड़ा है, और मुझे लगता है कि आतंकवाद के साथ साथ इस तरीके संजय जी, ये कहीं ना कहीं एक जो बातचीत हो रही है वो केंद्रित है हमास को डिसआर्म करने पे, हमास को इस पूरे सिस्टम से हटाने पे, और ये कहीं ना कहीं उस बातचीत को डाइवर्ट करके अकाल और भूखमरी इस ओर ले जाने की एक कोशिश के तौर पर नहीं देखते आप इसको? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, दोनों पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हमको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं लाया गया, दूसरी तरफ दलील दिया जा रहा है कि जिस तरीके का एक कोऑर्सिव डिप्लोमेसी, एक तरीके से आप इसको एक इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली कम्युनिटी की, तो ये जो पीस नेगोशिएशंस और पीस के लिए जो एक दौड़भाग दुनिया कर रही है, उसको डाइवर्ट करने की बात है। और एक दूसरे संजय जी, वक्त कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर
आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी क्षेत्र वोल्गोग्राद में एक रेलवे स्टेशन में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने 61 यूक्रेनी ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। वहीं रूसी सेना ने कोस्तांतिनकोवा और क्रास्नो अमरेस्क शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर नियंत्रण कर लिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ यूक्रेन युद्ध पर बातचीत जारी रखने के लिए अगले सप्ताह रूस का दौरा करेंगे। यमन के तट पर एक नाव के पलट जाने से कम 76 अफ्रीकी शरणार्थियों की मौत हो गई है और 74 अन्य लापता हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के प्रमुख अब्दुस्सत्तोर एसो ने बताया कि 154 इथियोपियाई नागरिकों को लेकर जा रही नाव यमन के अबियान प्रांत के पास पलट गई। युद्ध विराम के बावजूद सीरिया के सुवेदा में तनाव कम नहीं हो रहा है। ड्रूज सशस्त्र समूहों ने आंतरिक सुरक्षा बलों के कर्मियों पर हमला किया है, जिसमें कम से कम एक सरकारी सैनिक मारा गया और एक अन्य घायल हो गया। कई गांवों पर गोलीबारी भी की गई। नए सिरे से शुरू हुई हिंसा के जवाब में सीरियाई सरकार ने कहा कि विद्रोही गिरोहों के नेतृत्व में सांप्रदायिक लामबंदी अभियान शहर में बंद नहीं हुए हैं। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने देश की सीमा पर उत्तर कोरिया विरोधी प्रसारण करने वाले लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दिया है। जून में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ली जे म्योंग प्रशासन ने उत्तर कोरियाई शासन की आलोचना करने वाले प्रचार प्रसारण बंद कर दिए थे, क्योंकि नई सरकार प्योंगयांग के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रही है। चिली के